नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आई इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है एनसीईआरटी की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जो है आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जो है चर्चा किया जाएगा। मुगल एम्पायर जो है उसके अंतर्गत आज के चैप्टर में बाबर हैं और हुमायूं, इन दो लोगों पर हम लोगों की आज की चर्चा परिचर्चा जो है वो केंद्रित होगा। तो आइए जो है फटाफट हम लोग जो है आज के सेशन को कैरी ऑन किया जाए। और शुरू करने से पहले जो है ये मेरा जो है टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी पर आपको ज्वाइन कर लेना है। हिस्ट्री इन हिंदी बाई अनिल सर। इस पे जो भी हम लोगों के हिस्ट्री से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं, या इस पे मैं मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चला रहा हूँ। वीक में 2-3 आंसर हम लोग मॉडल आंसर के साथ प्रैक्टिस किया जाता है। और आज का जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा इसका जो पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन किया गया है, आप वहां से भी फटाफट जुड़ सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो हम लोगों का क्या है, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। आज का मुद्दा क्या है, तो वो है उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। तो पिछले क्लासेस में आपने क्या देखा था, पिछले क्लासेस में आपने देखा था कि क्या था, एक सल्तनत काल था, एक जो है सल्तनत काल था जो 1206 से 1526 ईस्वी तक था। इस सल्तनत काल में कितने वो थे भाई, तो इस सल्तनत काल में जो है पहला जो था वो गुलाम वंश था, दूसरा जो रहता है वो खिलजी वंश था, तीसरा जो रहता है वो तुगलक वंश रहता है, तीसरा जो है वो तुगलक वंश था, चौथा जो थे वो सैयद वंश थे, और फाइनली जो थे वो लोदी वंश थे। हम लोगों ने देखा था लोदी वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं, अंतिम शासक कौन रहते हैं, अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी रहते हैं। इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध कब हुआ था, तो वो युद्ध जो है पानीपत का युद्ध था, और उसमें जो है बाबर ने उन्हें पराजित किया था। तो यहीं से बाबर ने जो पराजित किया, यहीं से किसकी कहानी शुरू हो जाती है, तो कहानी जो है मुगल वंश की शुरू हो जाती है। मुगल वंश 1526 से 1707 ईस्वी तक रहता है। 1526 से शुरू होता है और 1707 औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। तो यहां पे किसको किसको आपको पढ़ना है, तो बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, और जो है औरंगजेब हैं। तो एक लंबा मुगल का एक लंबा सेगमेंट है। आज का जो क्लास हम लोग का डेडिकेटेड होगा उसके अंतर्गत आप बाबर, हुमायूं, और इसी में जो है एक बीच में जो है सूरवंश आता है, उसे भी आप देखेंगे।
तो चलिए बिना देर किए हम लोग जो है मुगल वंश की कहानी को शुरू करते हैं। मुगल वंश में कौन है? मुगल वंश में बाबर हैं। तो बाबर कहाँ के रहते हैं भाई? तो बाबर जो है ये मध्य एशिया से रहते हैं। मध्य एशिया के फरगना से रहते हैं। जो मध्य एशिया का फरगना रहता है, यहां पर मुगल जो हैं या बाबर जो हैं किस नस्ल के हैं? तो ये भी तुर्क आक्रमणकारी हैं। तुर्क आक्रमणकारी हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि अधिकांश जो आक्रमण हुए हैं वो तुर्क आक्रमण ही हो रहे हैं। एक अगर अपवाद में मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ दिया जाए तो गजनवी भी तुर्क आक्रमणकारी समूह से जुड़े हुए हैं। गौरी भी तुर्क आक्रमणकारी समूह से जुड़े हुए हैं। फिर जो सल्तनत काल समाप्त होकर एक नया वंश शुरू हो रहा है जिसका नाम ही मुगल वंश है, ये भी किससे जुड़े हुए हैं? ये भी तुर्क आक्रमणकारी समूह से जुड़े हुए हैं। तो बाबर कहां से हैं भाई? मध्य एशिया के फरगना से हैं। दो महान योद्धाओं के रक्त का मिश्रण इनमें रहता है। तो महान योद्धाओं के रक्त का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। कौन से दो महान योद्धाओं के रक्त का मिश्रण है भाई? तो ये पितृपक्ष से किसकी तरफ से रहते हैं? पितृपक्ष से चंगेज खान के वंशज हैं। और मातृपक्ष मतलब अपने ननिहाल पक्ष से किसके वंशज हैं? तो मातृपक्ष से ये जो हैं, नहीं, पितृपक्ष से ये तैमूर लंग के वंशज हैं। तैमूर लंग के वंशज हैं और मातृपक्ष से ये जो हैं चंगेज खान के वंशज हैं। चंगेज खान के वंशज हैं। तो ये इनका जो है बच्चों एक पेडिग्री है, किस परिवार से, किस योद्धाओं के वंश से ये आते हैं। अब क्या होता है, बेहद ही कम उम्र में ये शासक बन जाते हैं। बाबर जो है बहुत ही कम उम्र में जो है किशोरावस्था में रहते हैं, लगभग 12-13 साल की उम्र रहती है, उसी समय ये शासक बन जाते हैं। फरगना के बगल में जो समरकंद रहता है उस पर कब्जा कर लेते हैं। और समय का तकाजा क्या होता है? समय का तकाजा ये रहता है कि समरकंद तो इनके हाथ से जाता ही जाता है, बाप दादाओं की जागीर फरगना भी इनके हाथों से निकल जाता है। 14 वर्ष तक यही संघर्ष में निकल जाता है। फिर उसके बाद इनको भारत पे आक्रमण की धुन चढ़ती है। भारत पर आक्रमण के अंतर्गत भी ये क्या करते हैं भाई? तो बाबर का भारत पर आक्रमण, बाबर का भारत पर आक्रमण। तो पिछले क्लास में बड़ा विस्तार से मैंने बच्चों आप लोग को बताया हुआ था कि बाबर जो भारत पर आक्रमण करते हैं, यहां पर क्या होता है? तो यहां पे कई सारे युद्ध लड़ते हैं और इन कई सारे युद्धों में हमें क्या देखने को मिलता है? इन कई सारे युद्धों में हमें जो है, इन कई सारे युद्धों में हमें जो है 1526 में पानीपत का
प्रथम युद्ध देखने को मिलता है। पानीपत के इस प्रथम युद्ध में क्या होता है? तो पानीपत के इस प्रथम युद्ध में एक तरफ इब्राहिम लोदी हैं, दूसरी तरफ बाबर हैं। बाबर ने कैसे ये युद्ध जीता? तो तुगलमा युद्ध पद्धति से इस युद्ध को जीता। तुगलमा युद्ध पद्धति से वो क्या करते हैं? इस युद्ध को जीत लेते हैं। इसके साथ ही साथ क्या रहता है? तो तोपों को सजाने की रूमी विधि रहता है। तोपों को सजाने की रूमी विधि रहता है। तो ऐसे में 1 लाख की जो भारी भरकम की इब्राहिम लोदी की सेना रहती है, उसे मात्र 10,000 की बाबर की सेना ने पराजित किया। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान पर मारा गया था। पानीपत के युद्ध से भारत की शासन सत्ता तो इनके हाथों में आता है, लेकिन भारत की शासन सत्ता अस्थाई नहीं है। अभी भी किसकी चुनौती है भाई? तो अभी भी राजपूत चुनौती बना हुआ है। और राजपूत चुनौती में राणा सांगा की चुनौती सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो अगले वर्ष क्या होता है? अगले वर्ष जो है 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध है? तो खानवा का युद्ध है। खानवा के युद्ध में क्या होता है? तो एक तरफ राणा सांगा रहते हैं, दूसरी तरफ बाबर रहते हैं। ऐसा बच्चों कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में बाबर की सेना राणा सांगा से नहीं लड़ने के लिए जो है विद्रोह करती है, क्योंकि मध्य एशिया के एक ज्योतिषी रहते हैं, उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुआ था और उन्होंने कहा था कि बाबर यदि राणा सांगा से जंग करेंगे तो इस जंग में हार जाएंगे। साथ ही आगरा के निकट एक जगह रहता है, उस जगह का नाम बयाना रहता है। बयाना में बाबर की एक सैन्य टुकड़ी को इन्होंने सहजता से हराया हुआ रहता है। राणा सांगा ने सहजता से हराया हुआ रहता है, तो सैनिकों में उसका भी डर रहता है। राजपूत भारत की युद्धप्रिय जाति रहते हैं, उसका भी खौफ रहता है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में राणा सांगा जो है, इनके खिलाफ अपनी सेना को मनाने के लिए बाबर ने सेना को जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। तो इस तरीके से जो जिहाद का नारा रहता है, ये एक धर्म युद्ध का रूप धारण करता है। और धर्म युद्ध में सेना का मनोबल जो है ये रहता है कि यदि लड़ते हुए आप मारे जाते हैं तो आप सीधे अल्लाह के पास जाएंगे। तो ये धर्म के लिए युद्ध है। युद्ध में क्या होता है? बाबर की विजय होती है और बाबर ने क्या किया? बाबर युद्ध में विजय के पश्चात राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाया। राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाया। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है राजपूतों के सिरों की मीनार जो है इस युद्ध में बनाया जाता है कि राजपूतों का खौफ निकाला जा सके। क्यों? क्योंकि अन्य राजपूत शासकों से भी अभी लड़ना है।
खानवा के युद्ध में राणा संगा घायल होते हैं, घायल होकर कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से बाबर के लिए एक बहुत बड़ी ये विजय थी, क्योंकि इससे उनका भारत में शासन अस्थायित्व की ओर बढ़ रहा होता है। अगले वर्ष क्या होता है, तो अगले वर्ष 1528 ईस्वी है और चंदेरी का युद्ध है। इस चंदेरी के युद्ध में बाबर ने इस बार किसे पराजित किया, तो मेदिनी राय को पराजित किया। बाबर ने जो है मेदिनी राय को पराजित किया, और मेदिनी राय को पराजित करने के बाद ये भी एक राजपूत शासक ही रहते हैं, और एक बार पुनः फिर से क्या किया, एक बार पुनः जो है राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये रेडिकलिज्म है बच्चों। रेडिकलिज्म सिरों की मारने के बाद सिरों की मीनार बनवाना, एक कट्टर धार्मिक सोच का परिचय है। अगले वर्ष क्या होगा भाई, तो लोदी जो रहते हैं ये अफगान शासक रहते हैं। तो अभी भी उनके वंशज जो हैं बिहार के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होगा, और घाघरा के युद्ध में बाबर जो रहते हैं महमूद लोदी को जो है वो पराजित करते हैं। महमूद लोदी को पराजित करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है बाबर का देखते ही देखते 14 साल संघर्ष किए हैं, लेकिन शीघ्र ही क्या है 1529 तक इनका साम्राज्य, बाबर का जो साम्राज्य विस्तार रहता है ये कहां तक हो जाता है, तो काबुल से लेकर के बंगाल तक, ऊपर हिमालय की तराई से लेकर नीचे जो है कालिंजर या विंध्य पर्वतमाला, एक बृहद साम्राज्य के ऊपर इनका जो है शासन स्थापित हो जाता है। तो ये बच्चों क्या है, ये बाबर का साम्राज्य विस्तार है। 1530 ईस्वी में इनकी क्या होती है, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुआ, और मृत्यु के पश्चात इन्हें कहां पे दफनाया गया भाई, तो काबुल में इनकी कब्र देखने को मिलती है। काबुल में इन्हें जो है दफनाया गया। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये बाबर की कहानी है। छोटे से समय में एक बृहद साम्राज्य के ऊपर उन्होंने शासन को स्थापित किया, और अपने वारिसों के लिए भारत का एक बृहद साम्राज्य छोड़ करके जाते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखा था भाई। बाबर की जो आत्मकथा है, आत्मकथा जो रहता है वो तुर्की भाषा में रहता है, और नाम क्या है उसका, तो तुजुके बाबरी जो है इस आत्मकथा का नाम है। तो तुजुके बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया, बाद में जो है अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया, और उसे बाबरनामा कहा जाता है। फिर आगे चल करके मैडम बेवरिज रहती हैं, मैडम बेवरिज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। तो ऐसे में बाबर अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि भारत पर आक्रमण के लिए उन्हें कई लोगों ने आमंत्रित किया था। एक बड़ा ही चौंकाने वाला खबर है
कि कहीं भी किसी अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होता है कि राणा सांगा ने भी उन्हें आमंत्रित किया था। परंतु इस ग्रंथ में बाबर कहते हैं कि राणा सांगा ने भी उन्हें आमंत्रित किया था। अगला बच्चों जो मुद्दा है कि बाबर अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे मानते हैं, तो उत्तर भारत में किसी का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य है। और विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय को वो जो है भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। तो चलिए जो है ये बाबर की कहानी हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले शासक कौन है? अगले शासक हुमायूं हैं। हुमायूं जो हैं दो चरण में शासन किया। दो चरण में शासन किया। जो प्रथम चरण रहता है ये कब से कब तक है भाई? तो प्रथम चरण जो है 1530 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक है, या 1540 भी इसे कर सकते हैं, 1540 तक है। द्वितीय चरण जो है द्वितीय चरण 1555 से 1556 ईस्वी तक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है यह इनका जो है शासनकाल है। अब प्रथम चरण में ही क्या होता है? प्रथम चरण ही इनका मुख्य, दूसरा वाला तो औपचारिक ही रूप में इसे लेना चाहिए। अब प्रथम चरण में क्या होता है भाई? तो हुमायूं भारतीय इतिहास के पहले शासक थे। भारतीय इतिहास के पहले शासक जिन्होंने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। अब इनके कई भाई रहते हैं। कौन कौन से भाई हैं भाई? तो भाइयों में इनके जो हैं कामरान हैं, हिंदाल हैं, सुलेमान हैं। सुलेमान जो हैं इनके चचेरे भाई के रूप में रहते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है एक भाई और रहते हैं, अस्करी रहते हैं। एक भाई और हैं, अस्करी रहते हैं। तो इन भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा करते हैं। बाबर की ये इच्छा रहती है, हुमायूं स्वयं कहते हैं कि अपने भाइयों के प्रति भी दयालु रहना, उनके प्रति भी मर्सीफुल रहना, और इस रूप में जो है ये बंटवारा हो जाता है। तो आइए बच्चों पहला मुद्दा क्या देखा जाए? पहला मुद्दा ये देखा जाए कि हुमायूं की कहीं विजय भी हुआ था? उनको एक कमजोर शासक के रूप में देखा जाता है। मतलब इन भाइयों में जो साम्राज्य का बंटवारा इन्होंने किया, इसी साम्राज्य बंटवारे को इनके पतन के रूप में भी देखा जाता है। तो पहला मुद्दा क्या है हम लोगों का? पहला मुद्दा जो है वो हुमायूं की विजय है। हुमायूं की विजय है। तो हुमायूं ने कौन कौन सा युद्ध जीता था, जरा एक बार उसे देखा जाए भाई। तो हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध जीता था। दोहरिया का युद्ध जीता था। चुनार का युद्ध जीता था। कालिंजर का युद्ध जीता था।
और गुजरात की विजय किया था। तो हुमायूं ने कई सारे युद्धों को जीता था। इन युद्धों में जो है, ये सारे युद्ध जो रहते हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं, परंतु हुमायूं की पराजय भी हुई थी भाई। हुमायूं की जो है पराजय भी हुआ था। तो जो हुमायूं की पराजय किस रूप में होता है, तो एक युद्ध है, बड़ा ही फेमस युद्ध है, जिसे कि चौसा का युद्ध कहते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। The Battle of Chausa, it was fought in the particular year of 1539 AD. क्या युद्ध की कहानी है? तो युद्ध की कहानी है कि हुमायूं को क्या खबर मिलता है? तो हुमायूं को खबर मिलता है कि बाबर की मृत्यु के बाद इस बंगाल में एक बार फिर से अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अफगानी मुस्लिम जो हैं वो अपनी धाक जमाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। हुमायूं कहां से शासन करते थे? हुमायूं दिल्ली से शासन करते थे। निकल पड़ते हैं दिल्ली से बंगाल के लिए। रास्ते में बच्चों जो बिहार का क्षेत्र है, अभी मैंने कहा ना कि पूर्वी यूपी और बिहार में जो लोदी हैं वो अफगानी हैं। पिछले क्लास में आपने देखा था कि उन्होंने क्या चला था भाई, तो उन्होंने जो है अफगान समानता का सिद्धांत जो है वो चला था। तो जो अफगान समानता का सिद्धांत रहता है, तो अफगानिस्तान से बहुत सारे अफगानियों को जो है भारत के अमीर वर्ग का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी किया था। तो भले ही दिल्ली से इनकी शक्ति बच्चों समाप्त हो गई है, अफगानियों की शक्ति जो है समाप्त हो गई है, परंतु अभी भी बिहार, बंगाल और पूर्वी यूपी के क्षेत्र में भारी तादाद में अफगानी है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में अफगानी एक मुस्लिम रहते हैं, शेरशाह सूरी रहते हैं, वो इनका रास्ता चौसा में रोकते हैं। रोकते हैं तो कारण बताते हैं भाई, कहते हैं कि हम अफगानी मुस्लिमों को जिंदा रहने देना चाहते हैं कि नहीं रहने देना चाहते हैं। हुमायूं को बड़ा ही बचकाना सा ये सवाल लगा भाई कि कोई रास्ता रोक करके इस तरीके से जो है मुस्लिमों में भी नस्ली आधार पर बातें कर रहा है। तो कई दिनों तक कारवां जो है, सेना का जो कारवां है वो रुका हुआ था। बाद में हुमायूं के जो सलाहकार रहते हैं कहते हैं कि ये नाजुक समय है, बंगाल में अस्थिरता है और शेरशाह कोई वैधानिक रूप से कहीं का राजा भी नहीं है, तो इससे आलानाहक उलझना कोई समझदारी नहीं है। तो इनको सुझाव दिया जाता है, सलाह दिया जाता है कि रास्ता बदल करके निकल चलिए, रास्ता बदल करके निकल चलिए। ऐसे में क्या है भाई, तो ऐसे में जो है हुमायूं की सेना जो है रास्ता बदल के निकलती है। शेरशाह सूरी कुछ नहीं बोलते हैं, ये लोग बंगाल पहुंचते हैं। बंगाल पहुंचते हैं तो बंगाल के शासक को पराजित करते हैं। बंगाल की आबो हवा जो है वो हुमायूं को बहुत ही रास आता है। बंगाल की आबो हवा उनको बहुत रास आता है और लगभग 6 महीने उन्होंने वहां पे गुजार दिए। 6 महीना गुजरने के बाद अब इनके भाइयों के दिल्ली में बागी स्वर उभर रहे हैं। जो दिल्ली में भाइयों के बागी स्वर उभर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है
ऐसे में इन्हें संदेशा भेजा जाता है कि कुछ दिन बंगाल की आबो हवा में अगर और रमे रह गए फिर दिल्ली को भूल जाइएगा, क्योंकि अपने ही बेगाने की तरह बातें कर रहे हैं, बेगाने की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब हुमायूं बंगाल से लौटने की तैयारी करते हैं। लौटने की तैयारी करते हैं तो सेना फिर वही बिहार में आई हुई रहती है। और चौसा एक जगह है बिहार के सासाराम के पास में, ये जगह है। तो चौसा की जगह पर फिर से शेरशाह सूरी जो है इनका काफिला रोक लेता है। काफिला रोकने के बाद जो है, अब चूंकि जो ये समय शेरशाह सूरी को 6 महीने का मिला था, हुमायूं की सेना जो रास्ता बदल करके निकल गई थी, तो इस समय में शेरशाह सूरी अफगानियों के बीच में जाता है। अफगानियों का मुद्दा उछाल करके अफगानियों का सर्वमान्य नेता बनने का प्रयास करता है। अफगानियों का सर्वमान्य नेता बनने का प्रयास करता है। इस कड़ी में क्या होता है, तो इस कड़ी में वो कहता है कि बाबर के मन में कुछ, सॉरी, हुमायूं के मन में जो है कुछ बैर है, इसीलिए मैंने पूछा कि हम अफगानियों को जिंदा रहने देना चाहते हैं कि नहीं रहने देना चाहते हैं। और इस पे गोल मटोल जवाब के साथ हुमायूं सेना सहित निकल गए। तो कहते हैं कि भाई फिर से वही प्रश्न रहता है कि जाते समय मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब आपने नहीं दिया था। तो कहते हैं कि बताते जाइए भाई। तो ऐसे में हुमायूं जो रहता है वो बातों में उलझाना चाहता है, और बातों में उलझा करके असल में बच्चों जो कहा जाता है ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, तो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली जो कहावत है वो चरितार्थ होता है। और ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है बातों में उलझा करके शेरशाह सूरी जो है वो बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही बारिश आता है तो इनको, हुमायूं की जो सेना को इन्होंने रोका था वो जानबूझ करके निचले स्थान पर रोका था, जानबूझ करके निचले स्थान पर रोका था। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है बारिश होता है। जल्द ही मुगलों की सेना में शिविर में पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो सेना में भगदड़ मच जाती है। मुगलों की बच्चों जो भी अपराजयता रहता है वो उनका जो तोपखाना विभाग रहता है। क्यों? क्योंकि 1 लाख की सेना के सामने मात्र 10,000 की सेना ने कैसे इंपैक्ट क्रिएट किया था ये आपने देखा ही था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से इनके गोला बारूद सब भीग जाते हैं। गोला बारूद भीगने के साथ ही क्या होता है, अब ये अनइफेक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में शेरशाह सूरी सहसा आक्रमण करता है भाई। सहसा आक्रमण करता है तो हुमायूं की सेना में भगदड़ मच जाती है। स्वयं शहंशाह हिंदुस्तान जो हुमायूं हैं अपने घोड़े सहित कर्मनासा नदी में कूद जाते हैं। पानी के बहाव में बह रहे होते हैं। एक भिश्ती रहता है, एक भिश्ती रहता है, वो इनके प्राणों की रक्षा करता है। फिर उसी के सहयोग से सकुशल हुमायूं जो है दिल्ली तक पहुंचते हैं। दिल्ली तक पहुंचते हैं तो माजरा इन्हें समझते देर नहीं लगा था कि जो शेरशाह सूरी है वो बेवकूफ बना करके बातों में उलझाया था, असल में वो बारिश का इंतजार कर रहा था। तो चौसा के युद्ध में क्या होगा, चौसा के युद्ध में बच्चों हुमायूं की पराजय होगी। अगले वर्ष क्या होगा, तो अगले वर्ष जो है 1540 ईस्वी रहेगा। अगले वर्ष जो है वो
1540 ईस्वी रहेगा। 1540 ईस्वी में अबकी कहाँ का मैदान है भाई? तो अबकी जो है कन्नौज का जो है वो मैदान है। और कन्नौज के मैदान में क्या होगा? कन्नौज के मैदान में हुमायूं ललकारते हैं और शेरशाह सूरी को कहते हैं कि बेवकूफ बना करके वहां चौसा में तुमने बातों में उलझाया, अगर है दम तो आओ कन्नौज में दो दो हाथ कर लो। शेरशाह सूरी जो है वो अपने साहस का परिचय देते हैं। शेरशाह सूरी पे बच्चों प्रश्न भी पूछा गया है कि शेरशाह सूरी में शेर और लोमड़ी दोनों के गुणों का मिश्रण था। अभी तक शेरशाह सूरी के लोमड़ी के गुण आप देख रहे थे। कौन से उनके लोमड़ी के गुण हैं? अब वो साहस का परिचय देते हैं और शेर का के गुणों का परिचय देते हुए हुमायूं के इस ललकार को, हुमायूं के इस चुनौती को कन्नौज के मैदान पर स्वीकार करते हैं और अपनी सेना लेकर के कन्नौज की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में जो भी अफगानी समूह मिलते जाते हैं उनको एकत्रित करते हुए कि अफगानियों के अस्तित्व का मसला है और हिम्मत जुटाते हैं भाई कि शहंशाह हिंदुस्तान से लड़ना है। कन्नौज में बच्चों हुमायूं के मुकद्दर का रोड़ा एक बार फिर से, हुमायूं के मुकद्दर का रोड़ा एक बार फिर से कौन बनता है? बारिश ही बनता है। फिर से बारिश हो जाता है, फिर से जो है मुगलों के तोप के गोले और बारूद गीले हो जाते हैं और शेरशाह सूरी का मुकद्दर उनके साथ रहता है। कन्नौज के युद्ध को ही जो है, इसी को बच्चों बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में फिर से शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। हुमायूं दिल्ली की तरफ भागते हैं। इस युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को अपने भाइयों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है और जब वो दिल्ली की तरफ भाग रहे होते हैं तो फिर से शेरशाह सूरी अपने शेर के गुणों का परिचय देता है और शेर के गुणों का परिचय देते हुए जो है दिल्ली की ओर उनका पीछा करता है। हुमायूं दिल्ली पहुंचते हैं, फिर से एक बार उनको भाइयों का सहयोग नहीं मिलता है और राजधानी दिल्ली भी छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से 1540 के इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होगा और किस वंश की नींव पड़ेगी भाई? तो सूर वंश की नींव पड़ा। किस वंश की नींव पड़ा? सूर वंश की जो है वो नींव पड़ता है। सूरवंश कब से कब तक है? तो सूरवंश जो है 1540 से 1555 ईस्वी तक है। 1540 से 1555 ईस्वी तक है। तो इस तरीके से जो है एक छोटा सा समय काल है। शेरशाह सूरी कब तक शासन करते हैं? तो शेरशाह सूरी जो है ज्यादा लंबे समय तक इनके मुकद्दर में शासन नहीं रहता है, मात्र 5 वर्षों तक शासन करते हैं। मात्र 5 वर्षों तक शासन करते हैं। तो इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से जो है शेरशाह सूरी की भी थोड़ी सी बच्चों कुंडली को खंगाल के देखा जाए।
शेरशाह सूरी जो है एक जागीरदार परिवार से रहते हैं। और क्या होता है, एक शेर को मारे रहते हैं। इनके बचपन का नाम आई फील की शायद फरीद खान रहता है। शेर को मारे रहते हैं तो इन्हें शेर खां की उपाधि मिली रहती है। कुछ समय तक ये मुगलों की भी सेवा में रहे थे। बाबर के समय में ये मुगल सेना में भी रहे थे। और मुगल सेना के जो लड़ने के तौर तरीके हैं उसे देख करके एक बार इन्होंने कहा था कि यदि इनका मुकद्दर साथ दिया तो ये शहंशाह हिंदुस्तान बनेंगे। और फिर बाद में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक विधवा लाड मलिका से विवाह करते हैं। चुनार का किला पाते हैं, चुनार की बेशुमार धन दौलत पाते हैं। गाजीपुर में भी एक विधवा से विवाह किए रहते हैं, वहां से भी अतुल धन संपत्ति पाते हैं। और यहीं से प्रारंभिक अपनी शक्ति को जो है संगठित करना ये शुरू करते हैं। शक्ति को संगठित करना शुरू करते हैं और मुगलों का साथ छोड़ करके अब स्वतंत्र चुनौती का मार्ग धारण करते हैं। और ऐसे में किस प्रकार जो है अपनी चतुराई से, अपनी मेधा शक्ति से ये चौसा में भी जीतते हैं, हुमायूं के विरुद्ध कन्नौज में भी जीतते हैं, ये उदाहरण आपने देख लिया। मात्र 5 वर्षों के शासनकाल में कई सारे विजय अभियान करते हैं। जैसे कुछ राजपूत रियासतों की विजय करते हैं। यहाँ पे मारवाड़ के विरुद्ध बच्चों जो है अभियान में हारते हारते बचे थे। और इन्होंने कहा भी था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य ही खो दिया था। 1545 का समय रहता है, कालिंजर के अभियान पे रहते हैं। कालिंजर बच्चों जो आज का ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहते थे। और वहां पर उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहे होते हैं। कौन सा? उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहे होते हैं। और इसी आग्नेयास्त्र को चलाते समय क्या होता है, तो इसी आग्नेयास्त्र को चलाते समय जो है ये गोले जो रहते हैं वो जाते हैं, किले की दीवार से लगते हैं। एक गोला लौट करके आता है, इन्हीं के बगल में जो है गोला बारूद का जखीरा रहता है, उस पर गिरता है, जोर का धमाका होता है और उसी के साथ शेरशाह सूरी भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी आते हैं। इन्होंने क्या किया था भाई, तो इन्होंने जो है दिल्ली का पुराना किला रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला और साथ ही साथ जो है अपना मकबरा भी जो है वहीं पे रोहतासगढ़ में, इसका भी शेरशाह सूरी का मकबरा, इसका भी निर्माण करवाया था। सूर स्थापत्य कला का बच्चों एक बहुत ही नायाब उदाहरण है। अब आइए जो है फिर हुमायूं की तरफ बढ़ते हैं। हुमायूं क्या होते हैं, 15 साल तक दर दर की ठोकर खाते हैं। और इसी दर दर की ठोकर के साथ ही क्या होता है, इसी दर दर की ठोकर के साथ जो है अंततः 1555 ईस्वी में जो है सरहिंद का युद्ध होता है। और सरहिंद के युद्ध के साथ जो है सिकंदर सूर को पराजित करते हैं। और सिकंदर सूर को पराजित करने के साथ फिर से जो है दिल्ली का तख्त जो है वो प्राप्त करते हैं। हुमायूं जो दोबारा दिल्ली का तख्त प्राप्त करते हैं ये इनको रास नहीं आता है। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है 1556 ईस्वी में दिल्ली में इनका पुस्तकालय दीने पनाह है, उसकी सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, पैर से लड़खड़ाते हैं, लड़खड़ा करके गिरते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यही बच्चों हम लोगों का यहाँ तक ये चैप्टर है। यहीं पे हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।